सुप्रभात छात्रों। पहले लेक्चर में हमने कहानी के विकास के बारे में चर्चा कर दी थी। अध्ययन के लिए कहानी का जैसे 1930 के पहले की कहानी, 1930 के बाद की कहानी, प्रगतिवादी कहानी, नई कहानी, सचेतन कहानी और सचेतन कहानी के बाद जैसे हम देखते हैं कि यानी सचेतन कहानी आ गई, समांतर कहानी आ गई, समकालीन कहानी, सहज कहानी और कहानी, जैसे यानी क्या है, कहानी की विकास की यात्रा आगे चलती रही है। तो ऐसे इसके और फिर उसके बाद अंतिम टॉपिक जो है वह है यानी हिंदी आत्मकथा साहित्य का उद्भव और विकास। तो हिंदी आत्मकथा का विकास कैसे हो गया, कब हो गया, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। हिंदी गद्य साहित्य में गद्य लेखन की विभिन्न विधाओं के पश्चात ही आत्मकथा इस जीवनी परिक विधा का जन्म हुआ है। यह विधा साहित्य की अन्य सभी विधाओं से अधिक विश्वसनीय अर्थात सत्याश्रित मानी जाती है, क्योंकि आत्मकथा स्वयं लिखी हुई होती है। तो जैसे आत्मकथा और जीवनी, इसमें थोड़ा सा अंतर है। आत्मकथा व्यक्ति स्वयं लिखता है और जीवनी जो है कोई दूसरा लिखता है। आत्मकथा लिखने वाला अपने जीवन के यश हो अपयश हो, अच्छी घटना हो बुरी घटना हो, उसका चित्रण कर देता है। तो इसी कारण आत्मकथा जो है वह सत्याश्रित मानी जाती है, वास्तव मानी जाती है। आत्मकथा का उद्भव कब हुआ, इस संबंध में विद्वानों में काफी मतभेद दिखाई देते हैं। कई विद्वानों का मानना है कि विधा भारतीय वाङ्मय में समाहित रूप में है। भारतीय प्राचीन वाङ्मय वैदिक साहित्य में इस विधा के कोई अवशेष दिखाई देते हैं। इस विधा के विकास क्रम को स्पष्ट करते हुए पाली साहित्य में पाए गए भिक्षुनियों के वर्णन को वैयक्तिक मानते हुए है। पाली भाषा यानी बौद्ध धर्म की भाषा है और वह भिक्षुक जो थी, वह सन्यासिनी भिक्षुक थी, उन्होंने लिखा हुआ जो साहित्य है उसका पहला साहित्य मानते हैं। डॉक्टर कमलापति उपाध्याय इसे आत्मकथा की कोटि में रखने का प्रयास करते हैं। आत्मकथा साहित्य का परिष्कृत रूप अपभ्रंश साहित्य में भी मिलता है। कवियों द्वारा ग्रंथ के प्रारंभ में आत्म परिचय प्रस्तुत किया जाता है। पानशाह चरित, बाहुबली चरित की रचनाओं में अपना आत्मकर चरित दिया है। यानी जो कवि होता है तो पहले वह अपने बारे में कुछ लिखता रहता है, उसके बाद कविता लिखता है। इसी कारण पानशाह चरित, बाहुबली चरित जो है तो उसमें यानी पहले उन कवियों की चर्चा है। जीवनी परक विधा का सूत्रपात आदि काल के रास साहित्य चरित्र काव्य के रूप में भी दृष्टिगोचर होता है। इन चरित काव्यों की प्रामाणिकता संदिग्ध होने से इस विधा की शुरुआत यहाँ से मानना तर्क संगत नहीं है। यानी जैसे पृथ्वीराज रासो, बिसलदेव रासो जो है वह यानी आत्मचरित नहीं लेकिन काव्य है, उसमें उसका वर्णन है। यानी चरित काव्य जो है उसकी प्रामाणिकता के बारे में थोड़ी संदिग्धता है, इसी कारण उसको तर्क संगत माना नहीं जाता है। भक्ति काल में संत कवि गण अपने चरित के साथ अनुभूति को, जीवन संघर्ष को तथा समाज की स्थिति के बारे में स्पष्ट रूप से कहते हुए दिखाई देते हैं। भक्ति काल जो है, भक्ति काल हिंदी ने सबसे यह स्वर्ण काल माना जाता है। उसी समय अनेक संप्रदाय चले रहे थे, तो हर एक अपने अपने दृष्टि से ईश्वर के रूप के बारे में बता रहे थे। संतों ने अपने जन्म, जाति, व्यवसाय, परिवार आदि का उल्लेख अपने काव्य में किया है। कबीर ने किया है, रैदास ने किया है, सभी ने अपनी जाति का उल्लेख कर दिया है। जाति भक्ति के क्षेत्र में अछूत नहीं मानी जाती है। साथ ही भक्ति पद्धति दुख, पीड़ा तथा आत्मोन्नति को व्याख्यायित किया है। इन सब बातों का परिचय हमें उनकी काव्य कृतियों के माध्यम से हो जाता है। इन कवियों के साहित्य के बारे में हम जब चर्चा करते हैं
तब उनका विवरण हमें वही मिल जाता है। तात्पर्य उनके जीवन विषयक जानकारियां, झांकियां ही आत्मकथा का बीज रूप मानी जाती है। यानी भक्तिकालीन जो कवि है उन्होंने जो लिखा है अपने बारे में, तो उसे आत्मचरित ही माना जाता है। हिंदी आत्मकथा इस विधा के उद्भव से पूर्व ही अन्य भारतीय भाषा में जीवनी पर लेखन की शुरुआत हुई थी। यानी आत्मकथा और जीवनी इसमें अंतर है। जीवनी कोई दूसरा लिखता है, आत्मकथा स्वयं लिखना पड़ता है। बाबर द्वारा डायरी के रूप में लिखी आत्मकथा बाबरनामा को हरिवंश राय बच्चन जी विधिवत आत्मकथा मानते हैं। वे मानते हैं कि भारतीय साहित्य में आत्मकथा विधा का विकास पाश्चात्य साहित्य चेतना का प्रभाव एवं अनुकरण ही कहा जाता है। तो वे कहते हैं कि डायरी लिखने की पद्धति जो है वह विदेशों में यानी पाश्चात्य साहित्य, बाबर ने भी अपनी यानी डायरी लिखी थी और उसको बाद में बाबरनामा नाम से यानी प्रकाशित किया गया कि उनकी दैनंदिनी थी, तो उसमें जो अच्छा हो बुरा हो सब कुछ उन्होंने लिख दिया। इसी कारण यानी मध्यकाल का जो बाबरनामा ये उसी समय की आत्मकथा मानी जाती है। 18वीं सदी में उर्दू के शायर मीरा तकी मीर ने अपनी आत्मकथा जिक्रे मीर लिखी। इनका अनुवाद हिंदी में हुआ। रीति काल के कवि बनारसी दास जैन द्वारा लिखी आत्मकथा अर्ध कथानक को हिंदी की प्रथम आत्मकथा माना गया है। रीति काल के जो कवि है बनारसी दास जैन, इन्होंने यानी पहली आत्मकथा लिखी ऐसा माना जाता है। अर्ध कथानक यह हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है। यह पद्य में लिखी गई है। इसकी भाषा ब्रज है। लेखक ने इसमें अपने 55 वर्ष की घटना को दिया है। इसका लेखन काल संवत 1641 माना जाता है। यानी उन्होंने बनारसी दास जैन जी ने अपने 55 साल का जिक्र अपनी अर्ध कथानक इस कथा आत्मकथा में करने का प्रयत्न कर दिया है। और वह यानी रीतिकालीन साहित्य है और वह काव्य में, क्योंकि उसी समय यानी क्या था यानी गद्य और पद्य ऐसा अलग साहित्य के प्रकार नहीं थे, इसी कारण वह पद्य में ही है। हिंदी में आत्मकथा लेखन की शुरुआत के बाद विभिन्न क्षेत्र से जुड़े अनेक व्यक्तियों ने आत्मकथाएं लिखी। इसके बाद यानी बहुत सारी आत्मकथाएं हमें देखने को मिलती है, लेकिन पहली जो आत्मकथा है बनारसी दास जैन जी की अर्ध कथानक यह महत्वपूर्ण मानी जाती है। स्वतंत्रता पूर्व कालखंड में देशभक्तों, स्वतंत्रता सेनानियों, समाज सुधारकों, साहित्यिकों, धार्मिक क्षेत्र से जुड़े महानुभावों, पत्रकारों, कलाकारों आदि के द्वारा आत्मकथा लेखन समृद्ध हुआ। इस विधा के अंतर्गत हुए लेखन का स्वरूप चित्र भिन्न भिन्न रहा है। कुछ लेखकों द्वारा संक्षिप्त आत्मकथाएं लिखी गई, तो कुछ लेखकों ने विस्तार से आत्मकथा लिखी। कई लेखकों ने यानी विस्तार से लिखी, जैसे हरिवंश राय बच्चन जी जो है तो उनकी आत्मकथा यानी बहुत लंबी मानी जाती है। क्या भूलूं क्या याद करूं, यह आत्मकथा हम पढ़ने बैठते अनेक खंडों में है यह। तो इसी कारण कोई यानी उसे संक्षिप्त बनाता है, कोई उसे बृहत बनाता है। अन्य भाषा में लिखी आत्मकथाओं का हिंदी में अनुवाद भी हुआ है। 8वें दशक में प्रथम मराठी में दलित आत्मकथा लिखना प्रारंभ हो गया। यानी 8वें दशक में मराठी में आत्मकथा लिखना आरंभ हो गया और इसके बाद उसका हिंदी आत्मकथा साहित्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। यानी बनारसी दास जैन की जो आत्मकथा है वह यानी गद्य में है, पद्य में है, गद्य में नहीं है। इसी कारण क्या है यानी उसका प्रभाव तो है, लेकिन पहले जो है मराठी में आत्मकथा लिखने का प्रारंभ हो गया और इसका प्रभाव हिंदी में दिखाई देता है। हिंदी आत्मकथा की विकास यात्रा को
अध्ययन की सुविधा के लिए कई खंडों में यानी विभाजित कर दिया गया है। अब आत्मकथा का आरंभिक दौर जो है 1850 से 1947 के बारे में हम पहले चर्चा करेंगे, और उसके बाद यानी 1947 से अब तक के कालखंड ऐसा अध्ययन के लिए विभाजन कर दिया है। इन दोनों कालखंडों के अध्ययन से आत्मकथा विधा का संपूर्ण विकास क्रम यानी हमें दिखाई देगा, क्योंकि आत्मकथा तो ज्यादा लिखी नहीं। कहानी को हम देखते हैं कैसे 1930 के पहले की कहानी, 1930 के बाद की प्रगतिवादी, सचेतन कहानी वगैरह यानी उसका विभाजन, लेकिन आत्मकथा ज्यादा लिखी नहीं गई। इसी कारण उसे 1850 से 1947 तक की और 1947 से अब तक ऐसा विभाजन अध्ययन की सुविधा के लिए कर दिया है। स्वतंत्रता पूर्व कालखंड की आत्मकथा यानी 1947 के पूर्व की जो कथाएं है आत्मकथाएं है वह स्वतंत्रता पूर्व आत्मकथा मानी जाती है। 19वीं सदी में देशभक्तों तथा आर्य समाजी सन्यासियों द्वारा लिखी आत्मकथाएं अधिक प्राप्त होती है। आर्य समाज जो है उस समिति में से लोग थे, सन्यासी लोग थे, उन्होंने अपनी आत्मकथाएं लिखी है। इनमें से कई लेखकों ने स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु संघर्ष किया। परिणामतः अंग्रेज सरकार ने उन्हें जेल में रखा। अपने कारावास के दिनों में इन देशभक्तों ने अपनी आत्मकथाएं संक्षिप्त रूप में लिखी। यानी कारावास में रखा गया, इसी कारण उसे दूसरा कोई काम नहीं था। इसी कारण इन लोगों ने कारावास में ही यानी अपनी संक्षिप्त जीवनी लिखी है। वो देश स्वतंत्र करने के लिए कार्य कर रहे थे, लेकिन उसे बंदी बना दिया, कारावास में भर्ती कर दिया। तो उसी समय यानी उनके पास समय था, उस समय का सदुपयोग उन्होंने कर दिया और संक्षिप्त उन्होंने आत्मकथाएं लिखी है। आत्मकथा लेखन के इस दौर में अनेक आत्मकथाएं विषय, आशय, शैली तथा आत्मकथा की दृष्टि से स्तरीय बन पड़ी है। इन तथ्यों को दृष्टि में रखकर आत्मकथाओं का विकास क्रम इस प्रकार है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 में आत्मकथा प्रकाशित हुई। उनकी स्वयं दयानंद सरस्वती ने पूजना प्रवचन में अपने जन्म से लेकर प्रवचन के दिन तक की घटनाओं का उल्लेख किया है। इसे इनके द्वारा स्वयं कथित आत्मकथा कहा जाता है। महर्षि दयानंद सरस्वती जो है उन्होंने 1875 में महर्षि दयानंद की आत्मकथा प्रकाशित हो गई और स्वयं दयानंद सरस्वती ने पूजना अर्चना के में अपने जन्म से लेकर प्रवचन के दिन तक की जो घटनाएं हैं उन घटनाओं का वर्णन उन्होंने कर दिया है। अंबिका दत्त व्यास जी की जो आत्मकथा है, भारतेंदु के प्रसिद्ध लेखक व्यास ने अपने जीवन के 18 वर्षों का प्रकाशन उसी कालखंड में किया। यानी अंबिका दत्त व्यास की जीवनी कितनी लिखी है, उन्होंने शॉर्ट लिखी है, संक्षिप्त लिखी है। 18 वर्ष 1878 से 1916 तक का उन्होंने क्या कर दिया है, उसका चित्रण कर दिया है। सत्यानंद अग्निहोत्री जी ने इस काल में सत्यानंद अग्निहोत्री का मुझमें देव जीवन का विकास का प्रकाशन 1909 में हुआ और पहला खंड और दूसरा खंड इसका विभाजन हो गया है। प्रथम खंड 1909 में और द्वितीय खंड 1918 में प्रकाशित हुआ। इस आत्मकथा में स्वयं को चमत्कारिक एवं देवतुल्य समझने का अहम भाव होने से इसे स्तरीय नहीं माना। सत्यानंद अग्निहोत्री ने यानी उसमें चमत्कार पूर्ण बातें की है और उसमें देवता तुल्य स्वयं को समझने के कारण लोग उसको पढ़ने के रुचि नहीं लेते हैं। यह यानी स्तरीय है या नहीं है, जब पाठक उसे पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि यह जीवनी स्तरीय है या नहीं है। इसके बाद भाई परमानंद जी
1921 में परमानंद की आप बीती नामक जो आत्मकथा है वो प्रकाशित हुई। इस आत्मकथा का शीर्षक है काले पानी की कारावास कहानी। यह सरल, सरस, रोचक, प्रभावशील, प्रभावपूर्ण एवं ऐतिहासिक भाषा में लिखी गई यह आत्मकथा है। भाई परमानंद जी ने ये लिखी हुई है। तो छात्रों, आज हम यही कहते हैं, अगले लेक्चर में उसके विकास के बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।